Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. आजादी के बाद से भारत ने हमेशा दो तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं। एक तो इंटरनल चैलेंज है और एक दूसरा एक्सटर्नल चैलेंज है। एक्सटर्नल चैलेंज की बात तो हम अपने चैनल पे हमेशा करते हैं। आज एक इंटरनल चैलेंज की बात करेंगे जो कि 1960 के दशक से हम लगातार फेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जब ये अल्टीमेटम दिया गया कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा, तो ये अल्टीमेटम नक्सलियों ने स्वीकार किया और 2026 के पहले ही अपने आप को सरेंडर करने का एक लेटर भारत सरकार को दिया है। एक लेटर काफी वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि नक्सली 1 महीने का मोहलत मांग रहे हैं डिस्कशन करने के लिए, आपस में सहमति बनाने के लिए, और वो पूरी तरीके से तैयार है सरेंडर करने के लिए। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि वो नक्सली जो भारत सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, वो नक्सली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि भारत में है उसको खत्म करना चाहते थे, वो नक्सली जो संविधान को खत्म करना चाहते थे, वो नक्सली जो कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना करना चाहते थे, वो अचानक सरेंडर क्यों कर रहे हैं? आखिर भारत की सरकार ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं, ऐसे कौन से मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से इनको सरेंडर करना पड़ रहा है? आज की क्लास में इसी को हम समझेंगे। तो आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि नक्सलवाद का सरेंडर और सरकार का अल्टीमेटम। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि रेड कॉरिडोर का सफाया हो गया है मोदी सरकार में। वही रेड कॉरिडोर जहां पे हमेशा ब्लडशेड होता रहता था और यही नक्सली थे जो सीआरपीएफ या पुलिस के जवानों को हमेशा हत्या करते थे। लेकिन वो रेड कॉरिडोर जो है आज डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है। आज उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और ये न्यूज जो है, अगर आपने देखा होगा कि माओइस्ट ऑफर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ आर्म्ड ऑपरेशन अर्जेस सेंटर्ड फॉर मंथ लॉन्ग ट्रूस। 1 महीने का समय लिया है और 1 महीने का समय लेकर सोच विचार करने के बाद जो है इन्होंने होम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट की है कि अब जो है हम पूरी तरीके से सरेंडर करने को तैयार हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि मार्च 2026 का जो हमने अल्टीमेटम दिया था वो मार्च 2026 से पहले ही क्या भारत से नक्सलवाद का समापन हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा? आइए कुछ और बात करते हैं। सबसे पहले जब नक्सलवाद की बात करते हैं, नक्सलिज्म की बात करते हैं, तो यह जानना होता है कि नक्सलिज्म आया कैसे भारत में, नक्सलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ भारत में। जब भी हम एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं, एक तरफ मैं लिखूं लेफ्ट और एक तरफ मैं लिखूं राइट, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? कोर, कट्टर, एक तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं राइट, आज के समय में अगर मैं एग्जांपल देकर अगर समझाऊं तो बीजेपी को राइट विंग एक्सट्रीमिज्म कंसीडर किया जाता है, बीजेपी पार्टी को। वेदर कांग्रेस इज समवट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और जो हमारा बीजेपी है इट इज समवट टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। बीजेपी का टिल्ट किसके तरफ है? राइट की तरफ। कांग्रेस का टिल्ट किसके तरफ है? लेफ्ट की तरफ। जैसे आम आदमी पार्टी, ये सब जो पार्टी हैं वो सेंटर और लेफ्ट की तरफ थोड़ी टिल्टेड है। ये एक बेसिक मैं क्राइटेरिया बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेकिन लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आया कैसे भारत में? लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट को जब हम समझना है तो हमें जाना पड़ेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई थी। और फ्रांसीसी जब क्रांति हुई उस समय लुईस 16 हुआ करता था, वहां का राजा लुईस 16। 2 ग्रुप बना यहां पे। एक ग्रुप वो था जो चाहता था कि इस व्यवस्था को बदली जाए, इस व्यवस्था को क्या की जाए? बदली जाए। और एक ग्रुप था जो चाहता था कि इस व्यवस्था को नहीं बदली जाए, वो स्टेटस को चाहता था, यानी कि जो चीजें चल रही हैं वैसे ही चलती रहनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव। और ये जो व्यवस्था को बदलना चाहता था उसको कहते हैं हम लोग वायलेंट। और यहीं से ग्रुप बना लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तो लेफ्टिस्ट कौन होते हैं? लेफ्टिस्ट वो थे जो व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, जो चाहते थे कि व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया जाए, जो रिवॉल्यूशन चाहते थे। और राइटिस्ट कौन है? राइटिस्ट चाहते थे कि भाई उसी मॉडल को हम लोग कंटिन्यू करें। दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। और ये कहां से आया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लुईस 16 उस समय राजा हुआ करता था, 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये जो है हमारा डेराइव हुआ है। यानी कि ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग रिफॉर्म चाहते थे। लेफ्ट क्या चाहते थे? लेफ्ट चाहते थे कि भाई रिफॉर्म होना चाहिए। और राइट क्या चाहते थे? कि भाई स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। वो सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहते थे, जो भी सिस्टम था उसको वो लोग प्रिजर्व करना चाहते थे, वो चेंज नहीं चाहते थे। ये है लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर ये तो फ्रांस की बात है, इंडिया में कैसे आ गया नक्सलिज्म? जब बात करते हैं इंडिया में तो आपने सुना होगा कि 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। 19th सेंचुरी में
औद्योगिक क्रांति हुआ, और इसी समय एक व्यक्ति इमर्ज होता है जिसका नाम रहता है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जो है कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करता था। कैपिटलिज्म के खिलाफ बात, वो कहता था कि समाज में दो वर्ग है। अगर आम भाषा में बात करें वो तो कहता है बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट, लेकिन आम भाषा में बात करें तो दो ग्रुप है, एक है रिच और एक है पुअर। और रिच क्या करता है, हमेशा पुअर को एक्सप्लॉइट करता है। क्या करता है, हमेशा पुअर को एक्सप्लॉइट करता है। रिच हमेशा पुअर को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब तक रिच पुअर को एक्सप्लॉइट करता रहेगा तब तक समाज में इक्वलिटी नहीं आएगी। और इसीलिए कहा है कार्ल मार्क्स ने कि इस पुअर को क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। और जब ये पुअर रिवॉल्यूशन करेगा उस समय क्या आ जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म, यानी कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की बात की है। कार्ल मार्क्स ने किसकी बात की है, कम्युनिज्म की बात की। और कब बात की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद कम्युनिस्ट सिस्टम की बात की है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के ही आइडिया से प्रभावित हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था लेनिन। लेनिन लेनिन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। और इस लेनिन से इंस्पायर हुआ चाइना का एक व्यक्ति जिसका नाम था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग, माओ जेडोंग जो है वो लेनिन के आइडिया से इंस्पायर हुआ। लेकिन लेनिन और माओ के जो आइडिया है उन दोनों में डिफरेंस है। इसका जो आइडिया है उसको हम कहते हैं लेनिनिज्म, लेनिनिज्म, और इसको बोलते हैं माओइज्म, माओइज्म। तो लेनिनिज्म और माओइज्म में क्या डिफरेंस है, लेनिनिज्म जो है वो बेसिकली लेबर क्लास के रिवॉल्यूशन की बात करता था, और माओ जो है वो एक तरीके से पीजेंट क्लास के रिवॉल्यूशन की बात करता था। थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। हालांकि बोथ जो है बोथ वर इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स, एक तरीके से कह सकते हैं बोथ वर इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स, लेकिन दोनों के आइडियाज में थोड़ा डिफरेंस है। और माओ के आइडिया से जो है, माओइज्म जो है वो माओ से इंस्पायर्ड होकर इंडिया में आया सीपीआई, और सीपीआई ने क्या किया कि मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट दोनों को आइडिया अपनाया। इसीलिए आपने सुना होगा, भाकपा माले का नाम सुना होगा आपने। इस तरीके से भारत में एंट्री होती है नक्सलवाद की, नक्सलिज्म की। लेकिन इंसिडेंट जो इंपॉर्टेंट है वो जानने वाली है कि इंडिया में कैसे हुआ। तो एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी। और ये नक्सलबाड़ी कहां है, ये नक्सलबाड़ी है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहां है, वेस्ट बंगाल में है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, दार्जिलिंग के वेस्ट बंगाल से नक्सलबाड़ी से। हो क्या रहा था, यहां पे पीजेंट क्लास था, यहां पे ट्राइबल लोग थे, यहां पे पुअर लोग थे, यहां पे लैंडलेस लोग थे। और ये जो लोग थे इनको काफी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन तो इनके साथ आजादी के पहले भी हुआ करती थी, बिफोर 1947 जब ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन आजादी के बाद भी इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था। और ये एक्सप्लॉइटेशन करने वाले कौन है, लैंडलॉर्ड हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं। कहने के लिए हमारे देश में आजादी के बाद जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए थी। असल में उसका कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं, लैंड रिफॉर्म हुआ ही नहीं सही मायने में अच्छे तरीके से। तो ये लोग क्या करते थे, लैंडलॉर्ड हो गए, जमींदार हो गए, ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे, ऑपरेट करते थे। और इसी का नतीजा हुआ कि इन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। और वो रिवोल्ट कैसा था, वो वायलेंट रिवोल्ट था, वायलेंट रिवोल्ट था। और यहीं से नक्सलबाड़ी से ही नक्सलिज्म वर्ड जो है डेराइव होता है हमारा। और ये यहाँ पे 3 लीडर थे जो इनको लीड कर रहे थे, और यहीं पे चारू मजूमदार का नाम आता है, चारू मजूमदार, मजूमदार, जगदल सांथाल, उसके बाद कानू सान्याल, कानू सान्याल। तो दीज वर द लीडर्स हु लीड दिस मूवमेंट ऑफ नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी का ये जो मूवमेंट था, एक तरीके से वायलेंट जो मूवमेंट था, उन्होंने लीड किया। और एक तरीके से इन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट किया। और आर्म्ड रिवोल्ट जब यहां से शुरू हुई तो ये जो है फैलते चले गई पूरे भारत में। और ये कब हो रहा है, 1960s में हो रहा है, 1967 में हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको नक्सलिज्म आया कैसे भारत में। और रेड कॉरिडोर क्या है, रेड कॉरिडोर जो है वही रेड कॉरिडोर जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बात की कि रेड कॉरिडोर जो है उसको खत्म करना है। यानी कि तिरुपति से लेके पशुपति तक, तिरुपति से लेके पशुपति, पशुपति कहां है, नेपाल में। तो तिरुपति से लेकर पशुपति का ये जो हमारा कॉरिडोर है इसको हम लोग रेड कॉरिडोर कहते हैं। यानी कि इसी क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा नक्सलियों का प्रभाव था, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, यहां पे जो है नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। लेकिन झारखंड में अगर बात करें, झारखंड के जो नक्सली थे उनका नेचर और बिहार के जो नक्सली थे उनका नेचर काफी डिफरेंट है। बिहार में जो शेड्यूल कास्ट है वो नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़ रहे थे, और झारखंड में शेड्यूल ट्राइब जो है वो नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़ रहे थे। बिहार में देखोगे तो शेड्यूल ट्राइब्स के पॉपुलेशन बहुत कम है, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है। और शेड्यूल कास्ट क्यों नक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन बाय द अपर कास्ट। और अपर कास्ट के एक्सप्लॉइटेशन और उनके ऑपरेशन से तंग आकर जो है इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया नक्सलाइट मूवमेंट को। और उसी तरीके से हमें देखने को मिला झारखंड में, और झारखंड में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी।
और जल जंगल जमीन की जब लड़ाई थी तो वहां पे इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया नक्सलाइट मूवमेंट को। ठीक है, तो 2009 में जो है 180 डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रभावित थे हमारे किससे, नक्सलाइट से। और नक्सलाइट से जब 180 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित थे 2008 से लेकर 10 साल के बीच में जो है लगभग 12,000 सोल्जर्स की जो है डेथ हो चुकी है। 12,000 सोल्जर जो है शहीद हो गए नक्सलाइट मूवमेंट्स में। नक्सलाइट्स के साथ लड़ते लड़ते जो है 12,000 सोल्जर्स जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, शहादत दे दी उन्होंने अपनी। और 180 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित थे 2009 में। 2021 की बात करें तो 70 डिस्ट्रिक्ट थे जो 10 स्टेट में फैले हुए थे, जिसमें से 25 जो है सबसे वर्स्ट अफेक्टेड थे। समझ में आ रहा है? 2024 की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में बताया है कि सिर्फ 38 डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रभावित है, जिसमें से 9 डिस्ट्रिक्ट जो है अप्रैल 2024 में जो है ज्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, ओडिशा अफेक्टेड है, झारखंड अफेक्टेड है, मध्य प्रदेश अफेक्टेड है। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे अभी भी नक्सलाइट्स देखने को मिलते हैं, चाहे दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंसिडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद से जो वायलेंस है वो 73% डिक्रीज हुआ है, डेथ जो है 86% रिड्यूस हुआ है। और गवर्नमेंट ने इसका रीजन बताया है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 2015 में जो उन्होंने समाधान पॉलिसी लॉन्च किया था, समाधान स्ट्रेटेजी जो लॉन्च किया था, उसी का नतीजा है कि इतने ज्यादा रिडक्शन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो वायलेंस में देखने को मिले, चाहे डेथ रेट्स में देखने को मिले, या नक्सलाइट के साथ जितनी भी हमारी एक तरीके से मुठभेड़ हो रही है सीआरपीएफ के फोर्सेस की, सीआरपीएफ की या फिर पुलिस फोर्सेस की, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। और क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देने वाली है? ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है उनका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऑब्जेक्टिव करना क्या चाहते हैं वो, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो जो है ये नक्सलाइट्स जो है वो आर्म्ड जो है रिबेलियन करना चाहते हैं, लोगों को वायलेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव यही है कि वो चाहते हैं वायलेंट रिवोल्यूशन चाहते हैं। वायलेंट रिवोल्यूशन वो क्या चाहते हैं? वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एसटीडी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट। और क्या चाहते हैं? ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। और क्या चाहते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नक्सलाइट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये कह सकते हैं। देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, बट दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नक्सलाइट। और क्या है, कॉज क्या है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे का? नक्सलाइट्स के जो ये एक्टिविटीज हैं इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले लैंड एलियनेशन। लैंड एलियनेशन का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के नाम पे उनसे सारी लैंड उनकी छीन ली गई। मैंने बताया ना, जल जंगल और जमीन की लड़ाई है, उनके साथ लैंड छीन ली गई डेवलपमेंट के नाम पे। और डेवलपमेंट के नाम पे जब जमीन उनसे छीनी गई तो उनके साथ रिहैबिलिटेशन के लिए उनको जो है जमीन प्रोवाइड नहीं किया गया, और इसके लिए वो रिवोल्ट कर दिए। उसके बाद से फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, ये सब एक्ट्स ला के जो है फॉरेस्ट वो जंगल जिसमें हमेशा जो है ट्राइबल्स रहते थे, वो जंगल उनसे छीन लिया गया, वो राइट्स उनसे छीन लिया गया इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, चाहे 2006 का हो या 1975 का हो या फिर इंडिपेंडेंस के पहले 1927 का एक्ट हो। तो दीज वर सम ऑफ द पॉलिसी जिसकी वजह से उनके साथ उनका लैंड छीन लिया गया और इसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया। डेवलपमेंट इंक्लूडेड डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट की वजह से जो उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लॉस ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, वही फॉरेस्ट पे उनका जिंदगी निर्भर था, वही फॉरेस्ट उनसे छीन लिया गया। सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का मतलब क्या हो कि इनके एरियाज में अगर आप देखोगे तो सोशलियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ना कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां की जो चाइल्ड हैं वो मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जो वुमेन हैं वो एनेमिक है। एनेमिक है मतलब उनके अंदर ब्लड की कमी है, बच्चे ज्यादातर स्टंटिंग है, कमर कमजोर है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण के शिकार है, डेवलपमेंट है नहीं। और इसलिए जो नक्सलाइट हैं वो ऐसे ही एरियाज को टारगेट करते हैं क्योंकि वहां पे उन लोगों को ब्रेन वॉश करना इजी होता है, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट दैट मच एजुकेटेड और अवेयर अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी करना चाह रही है उनके लिए। फिर जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक्सक्लूशन, आपको पता होगा कि जो ये भी ट्राइबल्स जो भी एरियाज हैं ये कहाँ पे रहते थे, आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं। दे वर नॉट लिंक टू द मेन स्ट्रीम पीपल, मेन स्ट्रीम के साथ उनको जो है कार, गाड़ी, बंगला इन सब से कोई मतलब नहीं होता। और फिर पुअर गवर्नेंस, गवर्नमेंट का जो है उतना जो है कह सकते हैं प्रोएक्टिव रोल नहीं है फॉर देयर डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज। एंड इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट वाज द मेजर रीजन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। आप कितने शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कितने ज्यादा आगे पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते वो लोग, चाहे उनके जो भी रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट सेक्टर में या अलग अलग जो है अगर हम फील्ड्स में देखें तो देयर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी लो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड द नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया। लेट्स सी सम मोर रीजन। सोशल रीजन में देखें तो सोशल रीजन पुअर इलिटरेसी रेट, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक जो है किसी को भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है, किसी को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में बहुत सारे लोग जो हैं इंडल्ज हो जाते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में, और ज्यादातर जो है अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा इंडल्ज होते हैं।
क्योंकि वहां पे जो है उनको बहुत सारे जो है एक तरीके से लालच दिया जाता है और उससे जो वो इंडल्ज हो जाते हैं उन सारे एक्टिविटीज में, और उनको ब्रेन वॉश करना भी काफी इजी होता है। तो इलिटरेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। इनएडुकेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो एनीमिक है, मेलन्यूट्रिशन के शिकार हैं, और प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो डेथ रेट्स काफी ज्यादा है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ वल्नरेबल, लैक ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है, दीज वर सम ऑफ द सोशल रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, उनके पास कोई जो है जितने भी गवर्नमेंट्स के जितने भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है उसके बेनिफिट वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसकी वजह से जो है जो ऊंच नीच की जो एक खाई है वो काफी बढ़ती चली जा रही है। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो हमेशा मार्जिनलाइज्ड होते चले जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज जहां पे वो लोग नक्सलाइट मूवमेंट से जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, वही जो है पुराना खेती का जो पद्धति है, जो मेथड है उसको वो लोग अपना रहे हैं। डेवलपमेंट रिड्यूस डिस्प्लेसमेंट एंड एब्सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन जो मॉडर्न जो हम लोग मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है उनके एरियाज में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड द नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, मीन्स एंड फंडिंग, मीन्स देखा जाए तो कौन कौन से माध्यम का वो लोग यूज करते हैं नक्सलाइट, तो मेजरली अगर बात करें दो तरह के, एक तो वायलेंस का यूज करते हैं, वायलेंस, और दूसरा चूंकि वो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं तो गुरेला वारफेयर का यूज करते हैं, गुरेला वारफेयर का, और गुरेला वारफेयर का यूज करके जो है वो अटैक करते हैं। फंडिंग की बात करें तो बहुत अलग अलग तरह से फंडिंग है, जैसे चाहे वो हमारा एक तरीके से एक्सटॉर्शन से हो या फिर वो अपना सिस्टम ही चला देते हैं टैक्स का, जैसे सरकार टैक्स कलेक्ट करती है वैसे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। वैसे ही वो बहुत सारा के जो है ट्रेड भी करते हैं, चाहे वो ड्रग का ट्रेड हो, आर्म्स का ट्रेड हो, ये सब चीजें करते हैं। तो देयर आर मेनी, अगर पूछोगे कि भाई ये लोग, इनको हथियार कैसे मिल जाता है, ये लोग इतने ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग की जाती है। इवन सम एक्सटर्नल फंडिंग इज देयर, एक्सटर्नल फंडिंग इज देयर, बाहर से भी फंडिंग मिलती है उनको टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए, गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए उनको फंडिंग की जाती है। और जब तक फंडिंग मिलते रहेगी, और इसी यही तो गवर्नमेंट का यही मेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से इनकी फंडिंग रोक दी, और जब फंडिंग इनकी रोक दी तो इनकी एक तरीके से कमर टूट गई, और फंडिंग रुकने से कमर टूट गई और इन्होंने जो है अल्टीमेटली अब सरेंडर करने की बात की है। ठीक है, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यस, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दें उनके एरियाज में, क्या सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इलिटरेसी को खत्म कर दें, क्या सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें, क्या सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो है उनको गवर्नमेंट की प्रोग्राम और पॉलिसीज के बारे में अवेयर करें ताकि वो भी मेन स्ट्रीम जो है मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करें। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, ये जो है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि नक्सलाइट जो मूवमेंट है उनको खत्म करने के लिए और क्या किया जा सकता है, ताकि जो हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट जो अभी भी प्रभावित हैं, चाहे 18 ही डिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो, जो डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं वहां से पूरी तरीके से भारत से नक्सलवाद को खत्म किया जा सके, और गवर्नमेंट का जो टारगेट था 2026 का वो 2026 से पहले ही हम अचीव कर सके। व्हाट कुड बी द मेन रीजन, आंसर इन द चैट बॉक्स और द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और केस स्टडी के साथ। अच्छी लगी वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।